हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का भाग 1। इसका लेसन नंबर 2 का लेक्चर 2 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले जो हमने लेक्चर 1 जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा, जल्दी से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको लेक्चर 1 की वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है लेसन नंबर 2 और लेक्चर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। अगर आप लेक्चर 1 देख के तो आपको पता होगा कि हमने कई सारे टॉपिक्स कर लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहने वाला है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, ये कितना महत्वपूर्ण था। आखिर हम इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते, या फिर यही इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों हुआ। तो इसी बारे हम जाने कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण क्यों था। ठीक है, देखो 19वीं सदी में, यहाँ पे साड़ी नहीं आएगा, क्या आएगा, सदी आएगा। ठीक है, 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के प्रारंभिक इतिहास का लेखन यानी लिखना आरंभ किया, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल समझा गया। यानी जब 19वीं सदी में जो हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने जब मौर्य साम्राज्य के जो अभिलेख वगैरह थे उनको उसको लिखने के लिए जब प्रारंभ किया, लेखन प्रारंभ किया, तब उन्होंने ये हमारा जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत क्या था, महत्वपूर्ण था। ठीक है, एक या फिर एक स्वर्णकालीन काल आप कह सकते हो। ठीक है, मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण इसलिए था, यानी मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण होने का कारण क्या था, देखो, क्योंकि यह माना जाता था कि काफी, यानी कि बाकी के जितने भी जो मौर्य राजा हैं, उन राजाओं ने क्या किया, अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां तथा यहाँ पे चौधे नहीं आएगा, यहाँ पे औहदे आएगा। ठीक है, औहदे जोड़े थे। यानी कि हमारे इतिहासकार ये बताते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था इतना महत्वपूर्ण होने का कारण यह भी था कि और बाकी के जितने भी शासक आए, राजा आए, उन्होंने क्या किया, अपने नाम के आगे में बड़े बड़े औहदे लिए। ठीक है, और बड़ी बड़ी उपाधियां ली। ठीक है, तो इसी वजह से क्या था, और जो ये था, जो अशोक था, हमारे जो मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक था, इसके मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी। ये क्या चाहता था, लोगों की भलाई सोचता था। ये क्या करता था, लोगों की भलाई करता था। यही कारण मौर्य साम्राज्य को महत्वपूर्ण तथा प्रेरणा स्रोत बनाता है। यही कारण क्या था, जो मौर्य साम्राज्य था उसको महत्वपूर्ण और प्रेरणा स्रोत बनाता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो, मौर्य साम्राज्य में मूर्ति कला, यानी कि बात करें अगर मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य में क्या था, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। मूर्ति कला क्या था, मूर्तियों को बनाना। ठीक है, मूर्ति कला में आप नॉर्मल मूर्ति समझ सकते हो। और स्थापत्य कला यानी घरों का जो निर्माण होता था ना, स्थापत्य कला ये जो थी बहुत अधिक जो विकसित थी। तथा मौर्य साम्राज्य केवल 150 वर्ष तक ही अस्तित्व में रहा। अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की या शासन काल की, तो तकरीबन हमारे यहाँ पे कितने रहा, 150 वर्ष तक ही शासन में रहा। ठीक है, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास का काफी बड़ा काल नहीं माना जाता है। जिसे उपमहाद्वीप के लंबे इतिहासों में नहीं गिना जाता या फिर नहीं माना जाता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। क्या था, जो राजधर्म थे, यानी उनके जो राजा थे, राजधर्म के नया क्या नवीन सिद्धांत थे वो देखने वाले। ठीक है, दक्षिण इलाकों में बसे, यानी दक्षिण इलाकों में बसे चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारियों का उदय हुआ। दक्षिण इलाकों में जो बसे हुए जो लोग थे ना, उनमें से क्या हुआ, ये मतलब एक समुदाय बन के उभरा। ठीक है, जहां पे क्या था, चोल, चेर, पांडे, ये जो यहाँ पे क्या थे, ये एक जगह के नाम थे। और यहाँ से क्या हुआ कि सरदारी बन के उभरे। यानी सरदारी, एक सरदार कौन होता है, किसी भी एक कबीले का मुखिया या फिर किसी एक गांव का, नगर का आप कह सकते हो मुखिया, जो कि जिसके अंडर में सारी चीजें, सारे काम हुआ करते हो, वो हमारा सरदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चोल और चेर जैसे, पांडे जैसे जो सरदारी, यहाँ पे क्या हुआ, सरदारियों का उदय होना शुरू हुआ। ठीक है, सरदार और सरदारी। अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे सरदार और सरदारी होता क्या है। ठीक है, देखो, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। जो सरदार था वो एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है। जिसका पद तो था वंशानुगत हो सकता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। पहले बाप का बाप, यानी दादा, दादा के बाद बाप, बाप के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, यानी वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। उसके खानदान के लोग उसके समर्थक होते थे, यानी उसको समर्थन देने वाले कौन से लोग, उसके खानदान के जो लोग होते थे वो उसका समर्थन देते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रक्रिया को चलाते रहते थे। अब देखो, खानदान का जब उसका ऊपर समर्थन रहेगा तभी तो टिक पाएगा, कि नहीं है। और अगर खानदान में ही लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा, वो नहीं टिक पाएगा।
इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे सरदार के कार्य क्या थे, यानी सरदार जो होता है तो उसके कार्य होते क्या थे, देख लेते हैं। सरदार के कार्यों में विशिष्ट अनुष्ठानों का संचालन करना था, यानी सरदार का जो एक मुख्य कार्य था उसमें कहते हैं विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं ना, यानी एक विशेष तरह का अनुष्ठान है, त्यौहार कह सकते हो आप, ठीक है, उनको क्या था, एक संचालन करना था, सुचारू रूप से चलाना था। युद्ध के समय सेनाओं का नेतृत्व करना था, युद्ध के समय में क्या था, हमें भाग छोड़ अपना अपने जो रणछोड़ यानी रंच को छोड़ के नहीं भागना था, युद्ध के समय में सेना को क्या करना था, गाइड करना था, नेतृत्व करना था। समस्या को सुलझाने में उसकी मध्यस्थता होनी चाहिए, नहीं जब कोई भी समस्या कोई प्रॉब्लम आती तो उसको सुलझाने में क्या है कि वो अपना योगदान दे, ठीक है। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लिया करता था, जो सरदार था ना वो अब उसके अधीन जो लोग थे ना जिसको वो मतलब कि सुरक्षा प्रदान करता, जिसके लिए वो कार्य करता था, उसको उससे क्या करता था, वो भेंट लिया करता था और अपने समर्थकों के बीच में बांट दिया करता, और जो भी उसके समर्थक थे ना जो उसके साथ मिलकर काम करते थे उनके बीच में क्या करता था, बांट दिया करता था। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और जबकि राजा कर वसूली करते थे, देखो ये क्या था, सरदार तो भेंट यानी गिफ्ट के तौर पे लेता था, और जो राजा था ना वो क्या करता, वसूली करता था जबरदस्ती, मुझे चाहिए तो चाहिए, इतना क्लियर हो, ठीक है। सरदारी में आमतौर पर कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते, जैसे बात करें अगर सरदारी की तो इसमें कोई भी स्थायी सेना या फिर अधिकारी नहीं होता था। इतना क्लियर हुआ। सरदार के कार्य हमने पढ़ लिया, सरदार के कार्य क्या थे, सरदार कहां से आए थे, चोल, चेर, पांडे, और पांडे यहां से उनका उदय हुआ, कहां से, दक्षिण इलाकों से, ठीक है। दक्षिण इलाके में कहा जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है, यहाँ से ये इन हिस्सों से इनका उदय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दैविक राजा, ठीक है। तो दैविक राजा देख लेते हैं क्या है। शासकों के लिए उच्च स्थिति की प्राप्ति का एक तरीका विभिन्न देवी देवताओं से जुड़ना था, यानी अगर शासक है, कोई भी राजा है, कोई शासक है, अगर उसको अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करनी है तो उसको क्या होता था, किसी भी एक देवी देवताओं के साथ में जुड़ना था। जब वो देवी देवताओं के साथ जुड़ जाते थे ना तो क्या करते, वो धर्म प्रचारक की तरह काम करते थे और लोग उनके साथ में उनका समर्थन देते कि ये जो राजा है ये हमें इस चीज के लिए समर्थन देगा, ठीक है। जो तो आज भी आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये चीजें आज भी चल रही है। अगर हमें कुछ अच्छा करना है, लोगों के नजरों में लाइट होना है, हाईलाइट होना है, तो या तो फिर मंदिर बनवा दो या मस्जिद बनवा दो, है ना। तो क्या है, देवी देवताओं के साथ जुड़ने से क्या होता था, शासक के लिए उच्च स्थिति प्राप्त हो पाती थी, ठीक है। मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक राज्य करने वाले कुषाण राजा ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया है, यानी कि मध्य एशिया से लेकर के पश्चिम भारत तक में जो था एक राज्य जो था, यानी एक शासक था कुषाण राजा, इसने क्या किया था, इसका सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया था भगवान के साथ या फिर देवी देवताओं के साथ जुड़ करके। क्या उदाहरण पेश किया वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, उत्तर भारत में मथुरा के समीप मठ के एक देव स्थल पर कुषाण राजाओं की विशाल आकार की मूर्ति लगाया गया है, यानी कि उत्तर भारत में एक मथुरा है, ठीक है। उत्तर भारत में मथुरा के समीप एक मठ है, ठीक है। उस मठ में क्या है, उस मठ में एक देव स्थल है जहां पर क्या है, कुषाण राजा जो है, कुषाण शासक जो था, उसके एक विशाल आकार में बहुत बड़े आकार की मूर्ति को वहां पे स्थापित किया गया है। अफगानिस्तान के एक देव स्थल पर भी इसी प्रकार की मूर्ति प्राप्त हुई, यानी अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के देव स्थल एक स्थल है, वहां से भी हमें क्या है, एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है। देव स्थल यानी कि देव, यानी जहाँ पे भगवान निवास कर रहे हैं, मंदिर कुछ मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट सा है या फिर कुछ कैसे धार्मिक स्थल है, देव स्थल है, ठीक है। और वहां पे उनकी मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को भगवान के तुल्य या देवी देवताओं के तुल्य सामने लाना चाहता है या बनाना चाहता है, ठीक है। इतिहासकार मानते हैं कि इन प्रतिमाओं के माध्यम से कुषाण शासक खुद को देवता के समान प्रस्तुत करना चाहता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कुषाण राजाओं ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी ग्रहण की और लगाई थी, ठीक है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर भी एक राजा की भव्य प्रतिमा दिखाई गई है। कुषाण शासक जो थे, इनके सिक्कों पर भी क्या है, एक भव्य मतलब इनके सिक्कों पर भी एक भव्य प्रतिमा दिखाई गई है। सिक्के के दूसरी ओर एक देवता का चित्र है, यानी कि देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक साइड में क्या देवता के चित्र और दूसरे साइड में एक उनका जो शासक है, शासक का चित्र है, कुषाण शासकों के चित्र हैं जिन्होंने सिक्के जारी किए हैं, उनके चित्र, और एक साइड में देवता के चित्र हैं। और भी क्या है, भव्य प्रतिमा दिखाई गई है, यानी बहुत अच्छी प्रतिमा दिखाई गई है। इसका मतलब यह है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, देवताओं के समान तुल्य अपने आप को बताना चाहते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा गुप्त साम्राज्य। क्या आता है, गुप्त साम्राज्य। देखो, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद
नई राजनीतिक एकता को दोबारा से स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। यानी कि मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया तो नई राजनीतिक एकता को दोबारा से स्थापित करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? गुप्त वंश को जाता है। इसकी स्थापना का श्रेय श्री गुप्त वंश को ही जाता है। इसका जो स्थापना का जो श्रेय है वो किसको जाता है? गुप्त वंश को ही जाता है। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, शिखों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। यानी कि गुप्त शासकों का जो इतिहास है कहां से लिखा गया है? शिखों और जो इनकी जो अभिलेख की सहायता से लिखा गया। किसका शासनकाल? गुप्त शासकों का। ठीक है। कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां, यानी जो भी कवि थे ना, यानी कि देखो कोई भी राजा था, कोई शासक हुआ करता था, वो क्या करते थे? अपने अधीन ना कुछ लोगों को रखते थे जो कि एक शासक के बारे में लिखे। तो उसके मतलब कोई शासक था तो उसके बारे में, नहीं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यानी गुप्त वंश के बारे में जो पता चलता है तो क्या था, वो लोग क्या करते थे? एक कवि रखते थे। कवि क्या करता था? उनकी प्रशस्तियां लिखता था, प्रशंसाएं करता था, अच्छी अच्छी बातें लिखता था, कब क्या कर रहा है, किसको भेंट दे रहा है, सारी चीजें जिसमें कि राजा की प्रशंसा की जाती है या फिर बड़ाई की जाती हो। ठीक है। इस प्रशस्तियों में शामिल किया गया था और इन्हीं से हमें क्या पता चलता है? इन राजाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आता है बदलता हुआ देहात। कौन सा टॉपिक आता है? बदलता हुआ देहात। इसमें क्या है? जनता में राजा की छवि। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा जनता में राजा की छवि। यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले जो जनता थी ना, जनता के आंखों में या नजरों में एक राजा जो था, शासक जो था, उसकी क्या छवि थी, वो उनके लिए अच्छा था या बुरा था, क्या वो उनके लिए बेहतर करता था, क्या वो बुरा करता था, वो सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनता में राजा की छवि। ठीक है। शासकों के विषय में जनता के क्या विचार थे? स्वाभाविक है कि अभिलेख से उत्तर प्राप्त नहीं होगा। यानी कि शासक के विषय में जनता के मन में क्या विचार थे ये तो हमें साफ पता है कि जो अभिलेख लिखे गए ना वो उसमें हमें उससे प्राप्त उत्तर प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो क्या था कि उस टाइम पे जो किसान थे ना वो इतने ज्यादा साक्षर नहीं थे, इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कि वो किसी के बारे में लिख सके। प्लस उनके ऊपर क्या था? एक शासक था, शासक का उसके अधीन कार्य करते थे, तो सैनिक उसके बारे में हम कुछ बुरा लिख भी नहीं सकते थे। ठीक है। अगर किसी को साक्षर भी था तो लेकिन इसमें हमें कुछ ऐसे और भी टॉपिक्स मिले हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हमारा कैसे हुआ है। वो इतिहासकार हमारे आगे पता लगाते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले देखो ये जो उपाय था हमारे यहाँ पे फ्लॉप हो जाता है कि हमें अभिलेखों से शासक के विषय में शासक के विषय में जनता के मन में क्या बातें थी वो उसका क्या हमें प्रमाण नहीं मिलता है। कहां से? अभिलेखों से। ठीक है। पर प्रजा द्वारा शासकों के विषय में अपने विचार और अनुभव के उल्लेख कम ही छोड़े गए। नहीं, शासक के यानी जो प्रजा थी ना, प्रजा ने शासक के विषय में अपने जो विचार थे ना उनको कम ही छोड़ा है, कम ही लिखा है, हमें कम ही प्राप्त हुआ है। ठीक है। ये पॉइंट जो था हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? किसी वजह से ये ऊपर आ गया। ठीक है। तो कोई ना, नेक्स्ट टॉपिक में इसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जनता में राजा की छवि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये कौन कहते हैं? हमारे इतिहासकार कहते हैं कि जनता के नजरों में राजा की जो छवि थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कहां से पता चलता है ये? ऐसे की तो ऐसी बात तो हम कर नहीं सकते। तो जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में लिखी कहानियों की समीक्षा करके इतिहासकारों ने जानकारी प्राप्त की है। ये कहां से की गई है? जातक और पंचतंत्र नाम की कहानियां थी, उनमें से उन्होंने उनको पढ़ा और वहां से उन कहानियों की समीक्षा करके इतिहासकारों ने ये बात बताई है कि जानकारी उसी से जानकारी लेके बताई कि जो शासक था ना उसकी छवि जनता के मन में अच्छी नहीं थी, प्रजा के मन में अच्छी नहीं थी। ठीक है। गणतेंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल शासक की प्रजा किस तरह से परेशान रहती है। यानी गणतेंदु नामक एक हमारी कथा है जिसमें ये बताया गया है कि एक कुटिल यानी कि जो होता है ना, कुटिल यानी मन में द्वेष रखने वाला, ठीक है, एक चालाक, सबसे सिर्फ लेना जानता हो, तो कुटिल शासक की जो प्रजा है वो किस तरह रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिला यानी कि बूढ़ी महिला, पुरुष कृषक, पुरुष नॉर्मल आप जानते हो, कृषक क्या है? किसान, पशुपालक जो पशु पालते हैं, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि पशु भी शामिल थे। इसमें परेशानी से जूझ रहे थे। जब शासक अपने यानी सरदार कह सकते हो, शासक कह सकते हो, जब शासक अपने वेशभूषा बदलकर गांव में गया तो उसने लोगों से अपने विषय में पूछने का प्रयास किया। यानी कि एक दफा ऐसा है, कहानी है, एक वाक्य बताया गया कि जिसमें क्या था, शासक को अपने विषय में जानने की चुल मची हुई थी। ठीक है। मेरी लैंग्वेज मत जाना, ठीक है, मजे कैसे पढ़ेंगे। उसको क्या था? अपने बारे में जानने की क्या थी, एक खुजली सी मची हुई थी। तो उसने क्या किया कि अपने वेशभूषा जो उसके खर्चीले वस्त्र थे ना, एकदम जड़े हुए, मनके वगैरह जड़े हुए, उन सबको हटा गया और उसने सीधे सादे वस्त्र पहने और अपना वेश बदल के कहाँ चला गया? जनता के विषय में गांव में चला गया। और वहां पे जाकर के क्या कर रहा था? वो शासक यानी अपने ही विषय में पूछ रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था कि बताओ शासक हमारा कैसा है, पूछने का प्रयास किया। ठीक है। फिर लोगों ने क्या किया? बस
उनको मौका मिलना था और उन्होंने क्या किया, अपनी पीड़ा उसको सुनाना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों ने ये शिकायत की कि रात्रि में डाकू उन पर आक्रमण करते हैं। लोगों ने क्या कहा कि रात्रि में डाकू हम पर आक्रमण करते हैं, हमारा धन वन सब लूट के ले जाते हैं, और जो कुछ बच जाता है दिन में आते थे अधिकारी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे धन अधिकारी आएगा, यहाँ पे धनी अधिकारी नहीं आएगा। ठीक है, देखो जनता ये कहने लगी कि दिन के देखो रात के टाइम पे डाकू उनको आके लूट जाते हैं, और जो कुछ बच जाता है थोड़ा बहुत वो कौन आके लूट लेते थे, सुबह के टाइम पे जो शासक के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी थे ना, जो धन एकत्रित करते थे, वसूली करते थे, वो आते थे और वो भी उनसे क्या करते, धन एकत्रित करके ले जाते थे, बचा खुचा माल भी ले जाया करते थे। ठीक है, अधिकारी आते थे और इन हालातों से बचने के लिए अधिकारी आते थे, वो ले जाते। अब देखो वहां की जो जनता थी, गांव की जो जनता थी ना या प्रजा थी, उसने क्या किया, इन हालातों से बचने के लिए क्या किया, अपने अपने गांव छोड़कर वनों में जाकर बस गए, यानी अपने अपने गांव छोड़े और गांव वनों यानी जंगलों में जाकर बसने लगे। जंगलों में बसने से कारण क्या हुआ कि उनको देखो वहां पे कोई भी कर वगैरह टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं थी, और जब एक जगह दूसरी जगह पे गए तो वहां पे क्या डाकुओं का खतरा भी कम हो गया। ठीक है, यह कहते हुए लोगों ने शासक को बुरा भला भी कहा। यही कहते हुए क्या कहा, शासक को बहुत बुरा भला कहा। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है हमारा उपज बढ़ाने के तरीके। अब हम यहाँ पे देखने वाले कि आखिर जो किसान थे ना, उन्होंने अपनी उपज को बढ़ाने के क्या क्या तरीके अपनाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हलों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो मगध था, मगध में क्या था, लोहे की प्रचुरता थी, लोहे हमें अधिक आसानी से मिल जाता है। तो इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या उपाय लगाए इन्होंने अपनी उपज को या अपनी कृषि में जो कृषि कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, उपज को बढ़ाने का एक हल का प्रचलन था। मैंने जैसे कि कहा कि मगध से हमें लोहा मिल जाए तो हल का प्रचलन था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कंवछरी क्षेत्र में फैल गया था, कंवछरी क्षेत्र में फैल गया था। ठीक है, जिन इलाकों में बहुत अधिक वर्षा होती थी वहां पर लोहे के फाल वाले हलों के जरिए उर्वर भूमि को जोता जाता था। यानी कि जिन इलाकों में अधिक वर्षा होती थी ना, वहां पे क्या करते थे लोग कि लोहे की फाल वाली हलों से क्या करते थे, उर्वर भूमि को जोत दिया करते थे। जो उर्वरक यानी जहाँ पे देखो मिट्टी में क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, जब बारिश होती है ना तो मिट्टी में गीली हो जाती है तो वो कीड़े बाहर आते हैं, हम वो कहते हैं केचुआ वगैरह कहते हैं। तो वो अब जब हम हल से जोत देते हैं वो उसमें मर जाते हैं, उसी में दफन हो जाते हैं, तो उस वजह से तो वो एक खाद का काम करते हैं। तो उससे क्या होता है, उर्वर भूमि में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा की घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगी। यानी गंगा वहां से देखो धान को क्या चाहिए, अधिक मात्रा में पानी चाहिए, और गंगा की घाटी से ही क्या हुआ, हमें वहां पे गंगा की घाटी में क्या करने लगे, हम धान की खेती करने लगे। तो धान की खेती करने में क्या हुआ, हमें बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में क्या हुआ, वृद्धि हुई हमारी किसमें, फसल में। उपमहाद्वीपों के पूर्वोत्तर और मध्य पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों ने खेती में कुदाल का प्रयोग किया। पूर्वोत्तर में देखो पहाड़ी वाले जो इलाके थे ना, वहां पर भी लोग क्या करते रह रहे हैं, तो उनको भी खाने के लिए भोजन तो चाहिए, तो वो क्या करते थे, पहाड़ी इलाकों में क्या किया, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, और किसका प्रयोग करना शुरू किया ना, कुदाल। देखो जो समतल भूमि पर रहते थे उन्होंने किसका प्रयोग किया, लोहे वाले फाल यानी हलों का प्रयोग किया, और जो पहाड़ी इलाकों में रह रहे थे उन्होंने किसका प्रयोग किया, कुदाल का प्रयोग किया। ठीक है, ऐसे क्षेत्र के लिए काफी लाभदायक था। जो कुदाल था ना, ऐसे क्षेत्रों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ। ठीक है, ठीक है। उपज बढ़ाने की एक और विधि कूप, यानी देखो कूप क्या होता है, एक कुआं होता है। ठीक है, उस कुएं में एक बांस लगी रहती है। ठीक है, और उसमें एक रस्सी लगी रहती है, जो कि 2 बैल मिलकर उसको गोल गोल घुमाते हैं और पानी निकलता है, जिससे सिंचाई होती है। ठीक है, तो क्या क्या कूपों का प्रयोग किया। प्लस जलाशय क्या होता है, जहां पे जल को इकट्ठा करके रखा जाता है, वो हमारा जलाशय होता है, जलाशय नदी। ठीक है, और तालाबों और कहीं कहीं पर नहरों के जरिए सिंचाई करने का भी उन्होंने उपाय किया या फिर सिंचाई करना शुरू किया। ठीक है, ये थे हमारे उपज बढ़ाने के तरीके। ठीक है, अब आता है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। अब देखने वाले ग्रामीण समाज जो था उसमें विभिन्नताएं क्या है, क्योंकि देखो कहीं पे लोग अमीर भी थे और कहीं पे लोग गरीब भी थे। यानी कि हर क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ आप, वहां पे गरीब और अमीर ज्यादा मिलेंगे, और अमीरों की संख्या कम होती है, गरीबों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, देखो कृषि में बदलाव के कारण इसका फायदा सबको नहीं मिल पाया। यानी जब कृषि में बदलाव हुआ ना, तो इसका फायदा सभी लोगों को नहीं हो पाया, कुछ ही लोगों को इसका लाभ हुआ, कुछ लोगों को इसका लाभ नहीं हुआ, उल्टा उसका नुकसान ही हुआ। वो कैसे हुआ आगे देखेंगे। खेती में जुड़े लोगों में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। खेती से जो लोग जुड़े हुए थे उनके बीच में क्या हुआ, भेदभाव जो था बढ़ता जा रहा था, और भेदभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था।
कहानियों में विशेषकर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर श्रमिक छोटे किसानों और बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो जितनी भी कहानियां लिखी गई ना उसमें विशेषकर हमें क्या मिलता है, बौद्ध कथाओं में भूमिहीन यानी जिनके पास भूमि नहीं है, खेतीहर किसान श्रमिक, ठीक है, जो खेतीहर जो श्रमिक होते हैं जो काम करते हैं, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख हमें मिलता है कहां से, कहानियों से, ठीक है, बौद्ध कथाओं से, ठीक है। पाली भाषा में गृहपति का उपयोग छोटे कृषकों तथा जमींदार के लिए किया जाता है। बात करें अगर हम गृहपति का, तो गृहपति का अर्थ जो है क्या है, पाली भाषा में छोटे किसानों के लिए किया जाता है, प्लस जो जमींदार होते हैं ना उनके लिए हम गृहपति का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे। बड़े बड़े जो ग्राम प्रधान होते थे वो शक्तिशाली माने जाते थे, जो किसानों पर नियंत्रण रखते, जो क्या करते थे, किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे, अपना दबदबा रखते थे। ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता है। जो ग्राम प्रधान था ना, जो एक पूरे ग्राम का प्रधान होता था, या फिर आप कह सकते हो मुखिया कह सकते हो, उसका भी पद क्या था, वंशानुगत होता था, ठीक है। इस नोट को पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, यहाँ पर जो था कृषि में बदलाव लाने कारण सभी कृषकों को फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो क्या था, जो अमीर किसान थे ना उन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रौद्योगिकी थी उसको बहुत जल्दी से उन्होंने अचीव किया, ठीक है। जलाशय था, जलकूप था, उनके पास कई सारे संसाधन उपलब्ध हो गए थे। जो अमीर किसान थे उनके पास संसाधन नहीं थे, प्लस वो जो अमीर किसान थे वो क्या करते थे, जल्दी जल्दी अपना जो था संसाधन लगाते थे, उनकी पहुंच होने के कारण क्या करते, अपने अनाज को बेच भी दिया करते थे। मान लो 100 लोग अनाज उगाने वाले हैं, 50 लोग खरीदने वाले हैं, 100 में से आपके मान लो 40 लोग क्या है, 40 लोग अमीर लोग हैं, ठीक। अमीर लोगों ने क्या किया, अपने इनके पास संसाधन अच्छा है, इन्होंने क्या किया, अपने संसाधन की मदद से और अपने पैसों की ताकत से क्या किया, जल्दी जल्दी उगा लिया और 40 लोगों ने जाकर के बेच दिया। यहाँ 50 लोग जो खरीदने वाले थे इनमें से 40 लोगों के पास बेच दिया। अब यहाँ बच कितने गए, 10 लोग बच गए। कितने लोग बच गए, 10 लोग बच गए। तो अब बताओ 10 लोगों में से और जो 60 लोग इधर बचे हुए हैं, क्या वो 60 लोग अपना अन्न बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। तो क्या करेंगे वो लोग, कम दामों में कम कीमतों में बेचेंगे, तो उनको क्या होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा। और कई लोग अगर नहीं बेचेंगे, किसी का प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, उसके खेत में रखे रखे अनाज या फिर जहां स्टोर करके रखे वहां रखे रखे अनाज उनका खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या हुआ, अमीर किसान और अमीर होता चला गया, गरीब किसान और ज्यादा गरीब होता चला गया, ठीक है। ये था इसका मुख्य कारण, ठीक है। अब आता है हमारा नोट। अब देख लेते हैं नोट क्या है, ठीक है। इसको करते थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका गृहपति आएगा, गणपति नहीं आएगा, ठीक है। गृहपति घर का मुखिया होता है। जो गृहपति होता था वो क्या होता है, घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। सिंपल है। घर से जुड़े भूमि जानवर, यानी भूमि, घर से जुड़े जितनी भी भूमि है, ठीक है, जो जानवर है जो पाल रखे हैं, या अन्य सभी वस्तुओं पर वो मालिकाना हक होता था, वो उन सभी का मालिक होता था। क्लियर है इतना, ठीक है। गृहपति, देखो गृहपति हम दो तरह से हम बात कर रहे हैं, एक कर रहे छोटे किसानों के लिए, पाली भाषा में अगर बात करें छोटे किसानों के लिए और जमींदारों के लिए किया जाता है। और दूसरा एक अर्थ और आता है हमारा यहाँ पे खुल के आता है, गृहपति कौन था, घर का मुखिया होता था, ठीक है, जो क्या करता था, घर में रहने वाली बच्चे, महिलाओं, नौकर, दासों, इन पर क्या करता अपना नियंत्रण रखता था। और घर से जुड़ी जो भी जमीनें थी, जायदाद थी, ठीक है, प्रॉपर्टी था, जो भी घर का सामान था, उन सभी पर उसको क्या होता था, अधिकार होता था, उनका नियंत्रण होता था। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है भूमि दान और नई सम्राट ग्रामीण, ठीक है। क्या आता है, भूमि दान और नई सम्राट ग्रामीण, ठीक है। देखो ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान के साक्ष्य मिलते हैं, यानी भूमि दान यानी होता है भूमि दान देने में, ठीक है। भूमि दान देने के क्या है, साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि मैंने, मेरी भूमि है, मैंने किसी को दान में दे दी, ठीक, गिफ्ट के तौर पे दे दिया, तो ये क्या होता है, भूमि दान होता था। इसके जो साक्ष्य हमें बहुत टाइम पहले से ही मिल रही है, जिनमें से कुछ का विवरण अभिलेख से मिलता है जो पत्थर पर उकेरे हुए हैं और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। यानी कुछ हमें देखो, जो ईस्वियों से प्रारंभिक शताब्दियों से ही क्या हमें भूमि दान के जो साक्ष्य हैं वो मिलते रहते हैं, ठीक है। कुछ का विवरण हमें कहाँ से मिल जाता है, अभिलेखों से मिल जाता है, जो कहाँ पर, पत्थरों पर उकेरे गए हैं और ताम्रपत्रों पर लिखे गए हैं या उनसे मिलते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। इन ताम्रपत्रों को उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो भूमि प्राप्त करते थे, यानी जो ताम्रपत्र थे ना, ये उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो भूमि दान प्राप्त करते थे। मैं किसी को भूमि दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक कागज या फिर एक ताम्रपत्र रेडी करूंगा कि हाँ भाई मैं पूरी अपने होशो आवाज में इस बंदे को अपनी इतनी भूमि क्या कर रहा हूँ, उसके नाम कर रहा हूँ या उसको दान में दे रहा हूं। तो ये जो भूमि, जो मैं कल ताम्रपत्र लिखा, वो किसके पास चला गया, जिसको मैं भूमि दे रहा हूं उसके पास चला गया वो ताम्रपत्र, ठीक है। तो इन ताम्रपत्रों को उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो भूमि प्राप्त करते थे, ठीक है। यह अभिलेख कुछ
संस्कृत में होते थे। ये जो अभिलेख लिखे गए थे, ये जो हमारे उकेरे गए थे पत्थरों पे, ये अभिलेख कुछ संस्कृत में होते थे तो कुछ तमिल तेलुगु जैसे स्थानीय भाषा में भी हमें प्राप्त होते हैं या फिर मिलते हैं। ठीक है। भूमि दान प्रिय धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। भूमि दान की अगर बात करें तो किसको दी जाती थी? धार्मिक संस्थाओं को दी जाती थी। ठीक है। अपने आप को क्या करना, लोगों की नजरों में लाने के लिए शासक क्या करता था, लोगों के बीच में प्रमुख होने के लिए या फिर प्रसिद्ध होने के लिए क्या करता था, वो दान क्या करता था, धार्मिकता पे दान देते थे, जोर देते थे। उससे क्या लोगों के मन में उनकी छवि अच्छी आती थी। ठीक है। प्लस जो ब्राह्मण होते थे ना, ब्राह्मणों को से अभी भी ऐसा है कि उनको सिर्फ देने का मतलब उनको सिर्फ देते हैं। ठीक है। उनको ये कोई भी ऐसे नहीं था, उनको कर वगैरह कई सारी चीजों से उनको छूट मिला हुआ था। वो हम आगे के आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो कि ब्राह्मणों को भी दान में भूमि दी जाती थी और उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता था। ठीक है। प्रभावती गुप्त प्रारंभिक भारत के एक सबसे प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, द्वितीय की बेटी थी। जो बात करें प्रभावती गुप्त की, तो ये प्रारंभिक भारत के एक सबसे प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी, एक पुत्री थी। ठीक है। लगभग 375 से 415 ईस्वी पूर्व। ठीक है। यानी पहले क्या थी, बेटी थी। उसका विवाह वाकटक परिवार में हुआ था। उसका जो विवाह था कहाँ हुआ था, वाकटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। जो एक क्या था, एक महत्वपूर्ण शासक वंश था जिसने शासन किया था। एक बार इसको कट करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है। देखो, संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं का जमीन जैसी संपदा पर स्वतंत्र हक नहीं था। यानी कि बात करें संस्कृत धर्म की, तो संस्कृत धर्म के बाद अगर बात करते हैं तो महिलाओं को क्या था, जमीन जैसी संपदा थी ना, इस पे उसका कोई भी मालिकाना हक नहीं होता था। ठीक है। यह स्वतंत्र हक नहीं होता था। ठीक है। परंतु एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रभावती जमीन की स्वामिनी थी। ऐसा ज्ञात होता है कि जो उसकी जो जमीन थी ना, प्रभावती गुप्त जो थी वो क्या थी, जमीन की स्वामिनी थी, एक मालिक थी। यानी वो जमीन उसके नाम पर ही थी और उसने दान भी किया था। और प्रभावती गुप्त ने क्या किया था, दान भी किया था। ऐसा हमें किससे प्राप्त होता है, अभिलेख से प्राप्त होता है। यह पहला भूमिदान था जो किसी महिला द्वारा किया गया था। ये पहला भूमिदान था जो कि क्या गया, महिला द्वारा किया गया था। भूमिदान में कहीं पर छोटे छोटे तो कहीं पर बड़े बड़े टुकड़े दान में दिए जाते। भूमिदान में क्या है, कहीं पर छोटे छोटे टुकड़े और कहीं पर बड़े बड़े टुकड़े भी दान कर दिए जाते थे। ठीक है। इतना क्लियर बात। ठीक है। अब इसी में आता है हमारा अग्रहार क्या है और श्रेणी क्या है। अग्रहार और श्रेणी को करने के बाद आज हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड कर देंगे या फिर इस लेक्चर को यहीं एंड करेंगे। चैप्टर जो अभी काफी ज्यादा बड़ा रह चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं अग्रहार क्या है। देखो, अग्रहार भूमि के उस हिस्से को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। यानी अग्रहार भूमि को उस टुकड़े को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी भूमि, उसको हम अग्रहार कहते थे। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य तरह का कर वसूला नहीं जाता था। जैसे कि मैंने कहा, ब्राह्मणों से सिर्फ दिया जाता था, लिया नहीं जाता था। तो यही था, जो ब्राह्मणों को जो भूमिदान दिया जाता उसको हम अग्रहार कहते थे। और अग्रहार में से मतलब ब्राह्मणों को उस भूमि के बदले कोई भी कर, कोई भी टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। ब्राह्मणों को खुद स्थानीय लोगों से कर वसूलने का हक था। जो ब्राह्मण थे ना, वो खुद क्या करते, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे उसको कर वसूलने का हक था। और ब्राह्मणों को एक सीधा सा कार्य जान लो, ये क्या करते थे, अपनी वेदों को पढ़ते थे। ठीक है। वेदों को पढ़ना, ठीक है, पूजा यज्ञ वगैरह करवाना इनका जो मुख्य कार्य था, प्लस ज्ञान बांटना इनका मुख्य कार्य था। और बाकी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में ब्राह्मणों के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। अब आता है हमारा श्रेणी क्या है। सबसे पहले आता है श्रेणी क्या है। ठीक है। उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। उत्पादक कौन होता है, जो भी खेती वेती करता है ना, वो हमारा उत्पादक होता है। जो किसी भी चीज को उगाता है वो हमारा उत्पादक होता है। और व्यापारी कौन होता है, जो उन चीजों को खरीदता है वो क्या होता है, व्यापारी होता है। तो उसी के कमेटी को, उसी के समुदाय को, उसी के ग्रुप को क्या कहते हैं, हम श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणियां कच्चा माल खरीदती थी और उससे सामान तैयार करके बाजारों में बेचती थी। ये जो श्रेणियां थी, ये क्या करती थी, उत्पादकों से यानी लोगों से क्या करती, जो बेचने आते थे लोग, उनसे क्या करते, कच्चा माल खरीदते थे। उनसे क्या करते, कोई भी सामान बनाते थे, जो भी सामान बनने वाला है उससे सामान बना के क्या करती थी, बाजारों में बेचती थी और अपना मुनाफा
कमाती थी, अर्जित करती थी। इतना क्लियर बा? ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है या फिर लेक्चर 2 है यहीं पे एंड कर दें, क्योंकि चैप्टर जो है अभी काफी ज्यादा बड़ा रह चुका है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे अपने लेक्चर 3 में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा लेक्चर 3 में पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।